Okay, now let's begin with our court fees act. एक ही है ना, यही है ना छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल एक्ट है ये। लास्ट टाइम सब डिस्कस तो किया था एक दिन क्या। अच्छा ऐसा है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो। अच्छा चलो एक रिवीजन करवा देता हूँ, चलो ठीक है। ये एक सेंट्रल कानून है जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, ये हमने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि इसका सेक्शन 1 जो है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, लिखा है ना यहाँ पे, होल ऑफ इंडिया। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था गुजरात स्टेट के अंदर एक खुद का गुजरात कोर्ट फीस एक्ट 2004 करके भी है, तो वहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है और वहां पे उन्होंने खुद का वहां पे एप्लीकेबल है। पर वहां पे जब अब आप 2004 की एक्ट को पढ़ोगे और जब आप इस सेंट्रल एक्ट को पढ़ोगे तो आप देखोगे कॉमन है, सब कुछ सेम टू सेम ही है। It is because, and why they have placed it? Because this comes under the concurrent list. तो concurrent list में जो आता है तो उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने अपना खुद का कानून बनाया है। दूसरा हमने देखा था इसकी एनफोर्समेंट डेट, इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या थी मैंने आपको बताया था, इट्स 1st डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल राइट, यानी कि 1/4/1870 में आया था ये कानून। ओके, इसमें हमने ये भी देखा था कि डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है आपकी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अगर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप राज्य सरकार के सामने पेश कर रहे हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, तो उस पे जो फीस होगी वो जो वहां पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है जो आप केंद्र सरकार के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द यहां पे गवर्नमेंट। ये हमने देखा था, ये जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 1A का था, 1A के अंदर, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 आपका रिपील हो चुका है। इसके बाद आपका सेक्शन 3 जो है, सिर्फ टाइटल याद रखो, सेक्शन 3 में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फीस ऑफ लेवी ऑफ फीस इन हाई कोर्ट ऑन देयर ओरिजिनल साइड, सेक्शन 3 जो है वो ओरिजिनल साइड की बात कर रहा है, ओरिजिनल साइड, ठीक है। और इन हाई कोर्ट, ओके, इन हाई कोर्ट। और जो आपका सेक्शन 4 है, ये दोनों फीस हाई कोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ऐसा है। ये जो फीस है 3 और 4 ये दोनों हाई कोर्ट से ही बात कर रहे हैं, और ये बाकी के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सबका हमने बाकी के जुरिस्डिक्शन जो हमने देखे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपका आता है, कौन से में आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 226 आर्टिकल, 227 आर्टिकल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है। अपील हो गई, रिवीजन हो गई, रेफरेंस हो गया, तो ये सारा का सारा जो था हमने डिस्कस किया था पूरा कि भाई ओरिजिनल साइड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन यही कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट एनेक्स नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आप उसको एनेक्स नहीं करोगे, एग्जिबिट नहीं करोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे। एग्जिबिट नहीं करोगे, the document will not be exhibited, the document will not be recorded, the document will not be exhibited, the document will not be recorded। okay, one is online। तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, एग्जिबिट नहीं करोगे जब तक उस पे फीस न पे हो जाए। क्या ना हो जाए? फीस न वसूल की जाए, तब तक उसको एग्जिबिट नहीं करोगे और रिकॉर्ड नहीं करोगे। एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? हैं? हाँ, कोर्ट के रिकॉर्ड में लाया जाता है, उसको एग्जिबिट नंबर दिया जाता है, एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3, एग्जिबिट 4, ऐसे नंबरिंग किया जाता है। इट हैज बीन, हाँ एनेक्स्चर तो हाँ एनेक्स्चर भी वही होता है, बट एनेक्स्चर वकील लोग करते हैं और एग्जिबिट कोर्ट करता है। कोर्ट में जो जज होता है वहां पे वो एग्जिबिट करता है डॉक्यूमेंट को, वो रिकॉर्ड पे लेता है डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो वहां पे कोर्ट, न्यायालय ऐसा काम नहीं करेगी, उसको एग्जिबिट नहीं करेगी अगर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोर्ट फीस नहीं पे की गई है। और प्लेंट आप रिसीव कर रहे हो तो प्लेंट को सबसे पहले एग्जिबिट 1 कर देते हैं, फिर उसके पीछे आपने सपोज कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाए तो एग्जिबिट 2, 3, 4 ऐसे करके वो करते हैं, ऐसा होता है। जस्ट 1 मिनट।
ओके, तो ये हमने देखा था कि भाई हाई कोर्ट के साइड में सेक्शन 3 और 4 हाई कोर्ट से डील करता है, और जो आपका सेक्शन 5 है, सॉरी सेक्शन 3 के अंदर प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट के बारे में भी कहा गया है। तो हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि स्मॉल कॉज कोर्ट, तो स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर भी, तो यहाँ पे इन शॉर्ट कोई भी कोर्ट हो, जहां पे भी हो, सब में फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। कोर्ट चाहे वो स्मॉल कॉज हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी जुरिस्डिक्शन हो, लोअर कोर्ट हो, एग्जिबिट और रिकॉर्ड कहीं करेगी अगर फीस नहीं पे की। तो सेक्शन 3 और 4 आपको थोड़ा अलग जुरिस्डिक्शन बताते हैं। फिर सेम टू सेम बात सेक्शन 6 में भी कही गई है। सेक्शन 6 के अंदर भी सेम यही बात कही गई है सेक्शन 6 के अंदर, कि भाई ये जो फीस होती है वो बाकी की जो कोर्ट्स है, और उन कोर्ट्स के अंदर भी आपको जो अदर कोर्ट्स है, अदर कोर्ट्स और पब्लिक ऑफिसेस, अदर कोर्ट्स एंड पब्लिक ऑफिसेस, ये एक्ट जो है पब्लिक ऑफिसेस पे भी लागू होता है। वहां पे भी डॉक्यूमेंट ना एग्जिबिट होगा, न कि वहां पे आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके अलावा हमने ये देखा था कि जो कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के अंदर जो कौन होता है, किसको वसूल करने का पावर दिया जाता है, एक टैक्सिंग ऑफिसर है वैसे, जिसको रेफर किया जाता है अगर डिफरेंस इन डिस्प्यूट है, अगर डिफरेंस की अमाउंट का जो डिफरेंस है उसके अंदर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, अगर कोई जनरल इंपॉर्टेंस का डिस्प्यूट आ रहा है, जिसका जनरल इंपॉर्टेंस है, तो वो जनरल इंपॉर्टेंस जो होता है वो चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, या चीफ जस्टिस के साहब जो यहाँ पे जस्टिस जिसको स्पेशली उन्होंने एम्पावर किया है, तो वो डिस्प्यूट को देखेंगे। बट अदरवाइज वो जो डिस्प्यूट होगा, अगर वो डिफरेंस के रिगार्डिंग है, मान लो कि भैया प्लेंटिफ कहता है भैया यहाँ पे 200 रुपया कोर्ट फीस पे होनी चाहिए, और हाई कोर्ट का क्लार्क जो है, एक क्लार्क को पावर दिया जाता है हाई कोर्ट के वो पैसे वसूल करने का। फिर इसके बाद वो कहता है कि नहीं, आपको जो डिफरेंस पे करना चाहिए वो भाई 200 रुपया कोर्ट फीस पे करना चाहिए, वो बोले कि भाई कुछ अमाउंट है। तो यहाँ पे अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस किसको रिफर किया जाएगा, अब ये बंदा टैक्सिंग ऑफिसर जो डिसीजन लेगा वो यहाँ पे फाइनल माना जाएगा। और ये टैक्सिंग ऑफिसर अपॉइंट वैसे चीफ जस्टिस ही करता है, बट यहाँ पे टैक्सिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। बट अगर वो क्वेश्चन जनरल इंपॉर्टेंस का है, अगर वो क्वेश्चन जनरल इंपॉर्टेंस का है, तो उस केस में चीफ जस्टिस या वो किसी और जस्टिस को ऑथराइज कर रहे हैं उस केस के अंदर, तो उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है कि किसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है ये एमसीक्यू, कि भाई टैक्सिंग ऑफिसर जो है कौन से डिस्प्यूट्स डील कर सकते हैं, डिफरेंस इन अमाउंट या फिर एज टू पेएबिलिटी ऑफ द कोर्ट फीस। और ये कौन से डिस्प्यूट्स देख सकते हैं, जनरल इंपॉर्टेंस के डिस्प्यूट्स ये देख सकते हैं। दूसरा हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है आपका ये क्या कहता है, लेट्स सी अवर सेक्शन 7। नाउ सेक्शन 7 हम ये डिस्कस कर ही रहे थे आपका कॉम्पिटिशन ऑफ फीस पेएबल इन सर्टेन सूट्स। सर्टेन सूट्स सेक्शन 7 ये कहता है कॉम्प्यूटेशन। कॉम्प्यूटेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले तो कोई एक वैल्यू होगी, देयर मस्ट बी सम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज, और वो जो परसेंटेज है आपका शेड्यूल के अंदर दिया गया है, और वो शेड्यूल आपका जो है दैट इज एज पर द शेड्यूल, वो शेड्यूल के हिसाब से परसेंटेज होगा, उसको मल्टीप्लाई करके फिर जो अमाउंट आपको मिलती है दिस विल बी द कोर्ट फी अमाउंट विच विल बी हैव टू पे। और वो आपका शेड्यूल 2 है कि 1 है, मैं एक बार देख लेता हूं। इट विल बी एज पर द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले भाई एक कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। परसेंटेज दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, फिर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोर्ट फी मिलेगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो वो सूट के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो वैल्यू है इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सूट। क्लियर, ये समझ आ रहा है? यानी कि टाइप ऑफ सूट, सूट कौन से प्रकार का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू। तो सेक्शन 7 यही बात करता है कि भाई अलग अलग प्रकार के सूट के लिए अलग अलग वैल्यू आपको मेथड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां जी
हाँ, सारा का सारा भी हम डिस्कस करेंगे ना, सारे के सारे सूट्स हम डिस्कस करेंगे, इंजंक्शन का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन का, इमूवेबल के पोजीशन का, और लैंडलॉर्ड के डिस्प्यूट्स का, टेनेंट के डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं, तो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लो कोर्ट फी कैसे पे करते हैं, पूरा का पूरा आपको नॉलेज आ गया। नाउ दिस सेक्शन सेज दैट के अगर वो मनी की रिकवरी की बात आती है, मनी रिकवरी, अब नाउ फ्रेंड्स, तो यहां पे अगर वो मनी रिकवरी है तो इट विल बी एज पर द AMOUNT, अमाउंट क्लेम्ड, अमाउंट क्लेम्ड, ये आपको याद रखना है। मनी रिकवरी सूट्स के अंदर मान लो आपको 2 करोड़ का चेक है, 2 करोड़ का चेक बाउंस हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, सूट डाला, भैया मुझे 2 करोड़ रुपए वसूल करने हैं भरत सर से, ठीक है, मेरे खिलाफ सूट डाल दिया। अब आपने बोला कि भैया मुझे ब्याज भी वसूल करना है, ठीक है, तो 2 करोड़ प्लस कुछ एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल रहा है, तो वो भी आपको वसूल करना है। तो अब यहां पे कौन सी अमाउंट के ऊपर गिना जाएगा, क्या सिर्फ मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर किया जाएगा, या फिर इंटरेस्ट ऐड करके और वहां पे उसके ऊपर वो भी गिना जाएगा? हाँ, अगर वो इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है तो उस पे भी वो वहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो वहां पे मान लो इतना दयावान है, वो सोचता है अरे यार ब्याज व्याज नहीं चाहिए, अपना पैसा आ जाए वही काफी है, तो चलो वो उसने जो पिटीशन के अंदर जो लिखा होगा, उसने जो रिलीफ, पिटीशन के अंदर रिलीफ लिखता है पता है आपको, वो रिलीफ में वो लिखा होता है उसने कि ही वांट्स इंटरेस्ट आल्सो, ही वांट्स द क्या कहते हैं पेमेंट ऑफ द मनी आल्सो, बोथ। तो यहां पे डिपेंड करेगा कि वो बंदे ने क्या क्लेम किया है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। फिर मान लो वो कुछ अमाउंट क्लेम कर रहा है, तो ये मनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सूट। तो अगर वो सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी, इट विल बी हैव टू एज पर द रिकवरी ऑफ, ठीक है। अब मान लो यहां पे ये जो मनी रिकवरी है इसमें लिखा गया है कि आप डैमेजेस का भी अगर क्लेम कर रहे हो, मान लो कि आप कुछ डैमेजेस क्लेम कर रहे हो इसमें, सो द अमाउंट ऑफ डैमेजेस भी आपको, जितने डैमेजेस आप क्लेम कर रहे हो उस हिसाब से आपको वो मिलेगा। मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है तो आप एलिजिबल होते हो डैमेजेस पे करने के लिए। अगर व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देन अच्छा डैमेजेस और कौन से लॉ के अंदर आप क्लेम कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया कि यू कैन क्लेम डैमेजेस इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा कौन सा सेक्शन है, किसी को पता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डैमेजेस क्लेम करते हैं? हाँ, 73 से लेके 75 तक होता है करेक्ट आंसर। बट और कौन सा कानून है जिसमें डैमेजेस क्लेम कर सकते हो? हाँ, टॉर्ट में, यस। टॉर्ट का कौन सा एक्ट है? एक्ट नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कर सकते हो, एसआरए में भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, करेक्ट है, और सीपीसी में भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, एनआई एक्ट में भी। तो अमाउंट क्लेम्ड में है, आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। दूसरी बात इसमें यह भी लिखी है, और अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, अब लिखा है इन्होंने अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस। अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस मतलब पुराना मेंटेनेंस। एसआरए के सेक्शन 34 कौन सा है वैसे? डिक्लेरेटरी डिक्री। डिक्लेरेटरी डिक्री में डैमेजेस कहां है यार? डैमेजेस डिक्लेरेटरी डिक्री में डैमेजेस कहां है? डिक्लेयर, इट इज समथिंग टू डिक्लेयर इट, वो डिक्लेरेटरी डिक्री अलग है, उसमें डैमेजेस नहीं है। जो ऑनलाइन ने कमेंट लिखा है कि भाई सेक्शन 34, हाँ डिक्लेरेटरी डिक्री एंसिलरी एक्स्ट्रा रिलीफ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है, बट वहां पे इट वुड नॉट बी सफाइस टू से दैट इट वुड बी टोटली इन द परव्यू ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री, सो द कमेंट इज रॉन्गली रिटन। ओके, नाउ अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस। अच्छा मान लो कि भैया एक सीआरपीसी अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, मान लो कि भाई सीआरपीसी में मेंटेनेंस आपने क्लेम किया था 125, ठीक है, अब मान लो कि आपको उसके अरियर्स रिसीव करने हैं। सम अरियर्स कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई 5,000 महीना इसको पे करना है। अब मान लो कि आपको अरियर्स रिसीव करने हैं। अरियर्स का मतलब क्या हुआ है कि बकाया है, भाई इतना तो आपका वो चुकता बकाना है, मतलब डेप्ट
है। तो इस रिकवरी को भी मनी रिकवरी के अंदर आप डाल सकते हो। यू कैन बेसिकली शो कि ये मनी की रिकवरी के लिए है। क्लियर? तो अगर वो मनी की रिकवरी के लिए आप क्लेम कर रहे हो और वो अरियर्स है, अरियर्स होते हैं जो वो पास्ट अरियर्स कहलाते हैं, वैसे बेसिकली दे आर पास्ट अरियर्स, राइट, समवॉट पास्ट अरियर्स। तो उसमें भी आप जितना अमाउंट क्लेम कर रहे हो आप उतने हिसाब से आप अपना वैल्यूएशन करवा सकते हो। फिर वो अमाउंट जो क्लेम आती है तो उतने को फिर परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसकी कोर्ट फी निकलती है। तो मान लो कि आप यहां से बोल रहे हो कि यार उसने 2 साल से मुझे पैसे नहीं दिए और 2 लाख रुपए उसको देने यहाँ पे बकाए हैं, तो वो 2 लाख रुपए आपका बन जाएगा अरियर्स। क्लियर? दूसरा, अब अनदर सूट, दूसरा ये तो मनी रिकवरी हुआ। फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युइटीज, फॉर मेंटेनेंस एंड, ये वापस से क्यों आ रहा है मेंटेनेंस एंड एन्युइटीज? एन्युइटीज, यस, ये फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में हो सकता है। अरियर्स जो होते हैं वो बेसिकली पास्ट के बारे में होता है और ये अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ है। मेंटेनेंस अमाउंट इज नॉट येट डिसाइडेड कि कितना पे करना है। यही सेम एनुअल पेमेंट्स, एन्युइटीज मतलब यही सेम एनुअल पेमेंट्स के बारे में ही डिस्कशन किया गया है यहां पे। इन द सूट फॉर द मेंटेनेंस एंड एन्युइटी, एन्युइटी बेसिकली इंग्लिश लॉ में यूज होता है। अगर मैं कहूं तो कोई फर्क नहीं है मेंटेनेंस और एन्युइटी में, बट अंग्रेज लोग चले गए थे तो थोड़ा एन्युइटी वर्ड छोड़ के चले गए थे। भारतीय शब्द में मेंटेनेंस कहा जाता है। ओके, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा है आपका? पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एन्युइटी पे करने के लिए वहां पे उसने देखा होगा कि आपने वो वर्ड एन्युइटी लिखा है वहां पे। ही प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट ऑफ एन्युइटी, देन क्या कहते हैं, देयर इज नो इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने अगर वो देखा हो तो उसके फैक्ट्स को याद करो, थोड़ा उससे रिलेटेड है। नाउ इफ यू वांट टू क्लेम मेंटेनेंस ऑफ, उसके रिकवरी के लिए है, तो यहां पे मान लो कुछ आप अमाउंट तो क्लेम करोगे, तो यहां पे ये कहता है 10 टाइम्स द अमाउंट क्लेम्ड, 10 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट क्लेम्ड ईयरली। मान लो कि आप क्लेम कर रहे हो, कोर्ट के अंदर कर रहे हो कि भाई यू वांट, अच्छा ये जो मेंटेनेंस है ये सूट है बेसिकली, ये सीआरपीसी के लिए मत देखना, क्योंकि सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एप्लीकेशन एंड अ सूट। ये किस पे लागू हो रहा है? सिविल सूट पे लागू हो रहा है। वो सीआरपीसी है, वो एप्लीकेशन है, तो उसको उसके साथ कंफ्यूज मत करना। यहां पे ये देखना कि दिस इज अ सिविल सूट, मतलब ये सेक्शन कौन सा होगा आपका? हिंदू लॉ का सेक्शन 24 हो सकता है या सेक्शन 25 हो सकता है। ये 25 में भी परमानेंट एलिमेंट, आप मंथली वाले भी क्लेम कर सकते हो वहां पे भी। तो मान लो कि आप जो अमाउंट क्लेम कर रहे हो उसमें 5,000 रुपया मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो, 5,000, तो आप कितना क्लेम कर रहे हो? महीना ना, साल का कितना आ गया? 60,000, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, यानी कितना हो जाएगा? नाउ द वैल्यू विल बी 6 लाख। तो इस 6 लाख के ऊपर फिर आपको कुछ परसेंटेज होता है, मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज गिवन इन द शेड्यूल विल बी योर कोर्ट फी अमाउंट। हाँ, परसेंट नहीं, परसेंटेज बल्कि कम हो जाएगी ना, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 होगा ना, इनटू परसेंटेज। आज मान लो परसेंटेज भी वो शेड्यूल में दिया होगा 2%, 5% जो अमाउंट परसेंटेज दिया होता है वो इतना होता है। तो 6 लाख का 2% निकालने जाओ तो उतना आपको कोर्ट फी देना पड़ेगा, ऐसा। तो सम परसेंटेज विल बी डिसाइडेड इनटू 2 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 करोगे तो 2 जीरो तो ऑटोमेटिकली कट गए। कौन सा? नहीं, कानूनी तौर पे अब यही कोर्ट फीस के लिए नियम है। नियम यही कहता है आपको कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द लॉ, और लॉ यही कहता है कि भाई इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द 10, ऐसा है। और वैसे भी मेंटेनेंस आप सेक्शन 24 में क्लेम कर रहे हो तो एक्सपेंसेस टू रिकवर दैट आल्सो यू कैन क्लेम। नॉट ओनली यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 24, जो सेक्शन 24 है आपका, क्या उसमें सिर्फ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो? हाँ, प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस भी तो क्लेम कर सकते हो। जितना यहाँ पे आपने भरा है उतना वो वसूलने के लिए वहां पे और एडिशन करोगे आप, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सारा का सारा जो वसूला जाएगा वो उसी से ही वसूला जाता है।
वकील की फी होती है, वो भी सारा वसूल किया जाता है। ऐसा नहीं कि खाली कोर्ट फी वसूल कर रहे हो, प्लस एडवोकेट फी भी आप वसूल कर सकते हो सेक्शन 24 के अंदर। तो ये सारा बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सिविल सूट फॉर मेंटेनेंस है, तो उस केस के अंदर आपका जो अमाउंट होगा, जो आप ईयरली अमाउंट क्लेम कर रहे हो, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द 10 and then the amount will be given to you, that will become the valuation. So this is the valuation. अच्छा, तो ये वैल्यूएशन को मल्टीप्लाई करोगे किसी परसेंटेज के साथ। और क्या लिखा है? नाउ अनदर टॉपिक, मूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में भी दो है, having a market value, not having a market value, not having market value। ऐसी कोई चीज जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर उसकी जो मार्केट वैल्यू है, तो यहां पे इफ दैट प्रॉपर्टी जो है, दैट प्रॉपर्टी इज हैविंग द मार्केट वैल्यू, देन इट विल बी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ प्लेंट, यानी कि डेट ऑफ सूट। तो जिस दिन आप प्रेजेंट कर रहे हो अपना प्लेंट, तो उस दिन का डेट जो है वो गिना जाएगा, डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लेंट। वैसे आपको लिखना हो तो लिख लो, डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लेंट, ये देखा जाएगा। क्लियर? हैविंग द मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू भी किसके दिन पे, वो भी तो डिपेंड करेगा। क्या मार्केट वैल्यू जो होगी वो जब आपका डिक्री आएगा तब उसकी, नहीं, यहां पे इट विल बी ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटिंग प्लेंट, ऐसा है। अच्छा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए अंडर विच section you can file an application for the recovery of the movable property? Under which act, under which section can you file a suit for the recovery of a movable property? Section 137 of what? Of TPA? No, that is the wrong answer. Okay. सोगा में आप रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी करोगे? अच्छा चलो, सोगा में कर सकते हो, यू कैन रिकवर इन सोगा, सोगा में कर सकते हो, करेक्ट आंसर है। हाँ, एसआरए में कर सकते हो। ओके, एसआरए में कौन से सेक्शन में? हाँ, करेक्ट आंसर 7 and 8 ऑफ द एसआरए, करेक्ट आंसर। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा सोगा में भी रिकवरी हो सकती है, एसआरए में भी रिकवरी हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। अब मान लो कि आपने recovery of the possession, you want a recovery of movable property, then it has a value and that value should be as per the market value। but मान लो ऐसी कोई चीज है जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, some documents are there, समझो टाइटल डॉक्यूमेंट्स ही है, समझ लो टाइटल डॉक्यूमेंट्स। तो क्या वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो है, क्या उसकी मार्केट में कोई वैल्यू है? नहीं, वो तो रद्दी के भाव के हिसाब से बिकेगी। बट आपके लिए तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स बहुत वैलिड है, राइट? तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स की तो कोई मार्केट में रद्दी के हिसाब से भाव में है, तो क्या करोगे? उस पर कौन सी वैल्यू अप करोगे? तो उस केस के अंदर द अमाउंट एट विच ही वैल्यूज द रिलीफ, यहां पे जो मैं लिखता हूं, plaintiff will value the relief। तो यहां पे अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा किसका माना जाएगा? प्लेंटिफ का। प्लेंटिफ ने उसको जितनी वैल्यू दी है उसको उतनी। अब जब भी प्लेंट फाइल करते हो, प्लेंट में आप लिखते हो, एक सेंटेंस आप हमेशा लिखते हो कि आई वैल्यू द प्रॉपर्टी एट द सूट एट सम वैल्यूएशन। तो उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है, और इसको समझने के लिए वैसे सूट वैल्यूएशन एक्ट में जाना पड़ेगा, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहो तो उस एक्ट के अंदर जा सकते हो, सूट वैल्यूएशन एक्ट। बट बेसिकली सूट वैल्यूएशन एक्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं है। इतना यहां पे इस एक्ट के हिसाब से इतना याद रखो खाली कि प्लेंटिफ विल वैल्यू द रिलीफ।
और वो जो प्लेंटिफ जो वैल्यू करेगा उस रिलीफ को, एमसीक्यू में सिर्फ आपको यही पूछा जाएगा कि भाई प्लेंटिफ का जो वैल्यूएशन है एज पर द चॉइस ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो उस वैल्यू को रिफर कर रहा है, जो वो बता रहा है अपनी प्लेंट के अंदर जो भाई वो इतनी वैल्यू क्लेम कर रहा है, उस वैल्यू के हिसाब से वो आपको वैल्यूएशन मिलेगा। अब यहाँ पे वो जो मार्केट वैल्यू हुई या प्लेंटिफ की वैल्यू हुई उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो परसेंटेज से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोर्ट फी मिली वो आपको कोर्ट फी वहां पे कोर्ट में चुकानी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अगर मार्केट वैल्यू है तो किसके ऊपर? मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द प्लेंट। अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो उस केस के अंदर जो प्लेंटिफ ने वैल्यूएशन पुट किया है उसको देखा जाएगा। सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है। हमेशा ऐसा ही होता है, कुछ चीज की जो होती है ना वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। आप रिलीफ तो वो क्लेम कर रहे हो बट सम थिंग्स हैव नो वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, ठीक है? तो उस हिसाब से प्लेंटिफ के ऊपर चॉइस छोड़ दिया जाता है, ऐसा है। अच्छा, दूसरी एक चीज भी देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने सेक्शन 34 लिखा था फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री, फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री सेक्शन 34 ही है। वैसे एसआरए के केस लॉस में करवाने वाला हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए 28 केस लॉस की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है एंड आई वांट यू टू अटेंड। एसआरए हो चुका है आपका? अगर हो चुका है उसी बैच में वहां पे एसआरए के केस लॉस की क्लास चलेगी और वहां पे मैं आपको सारे के सारे केस लॉस बताऊंगा। 28 केस लॉस प्रिपेयर किए, एग्जाम में वो 28 याद रखना, 28 के 28 लिख के आना, और क्या कहते हैं नाम ना याद रहे बट कंटेंट याद रखना कि क्या हेल्ड किया गया था। अच्छा, डिक्लेरेटरी डिग्री। अब डिक्लेरेटरी डिग्री में आप क्या मान लो कि कोई लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड है, बच्चे की लेजिटिमेसी है, भाई ये बच्चा लेजिटिमेट है, ये बच्चा इलेजिटिमेट है, ऐसा डिक्लेयर करवाना है, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? उसकी कोई वैल्यू होती है कि भाई बच्चे को लेजिटिमेसी के बारे में डिक्लेयर करवाना है, बच्चे की इलेजिटिमेसी के बारे में डिक्लेयर करवाना है। मान लो किसी को डिक्लेयर करवाना है कि मैं इस मंदिर का पुजारी मैं हूं, आई एम द पुजारी ऑफ दिस मंदिर, ये डिक्लेयर करवाना चाहता हूं कोर्ट से, तो उसकी कोई वैल्यू है? नहीं। मान लो सिविल डेथ। सिविल डेथ, व्हाट इज सिविल डेथ? सिविल डेथ मींस 7 साल तक, अगर 7 साल तक कोई बंदा है उसके बारे में कोई अता पता नहीं है, मान लो मैं ये डिक्लेयर करवाना चाहता हूं कि 7 सालों से ये बंदा कहीं लापता है, मिला ही नहीं है, मैं कोर्ट में चाहता हूं कि इसको डेड घोषित किया जाए। द कोर्ट विल नाउ बी डिक्लेयरिंग दैट दिस सो एंड सो पर्सन इज मिसिंग, सो सिविल डेथ माना जाता है। कौन से सेक्शन में लिखा गया? 108 ऑफ एविडेंस एक्ट, करेक्ट आंसर। तो ये चीजें भी याद में रखनी है। ऐसे सारे सेक्शंस को आपको डीलिंग करना है। इट इज गुड कि आपके मुंह पे सारे सेक्शंस याद है। आई विश के अदर स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये सेक्शंस याद रहे, क्योंकि बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर आपको सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं और आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके सेक्शन नंबर हमेशा याद होने चाहिए। 108 आप देख लो, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है वहां पे। 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति लापता है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो डेड है। एक बार देखना थोड़ा घर जाके प्लीज। तो ऐसे प्रकार का डिक्लेरेशन आपको करवाना है। नाउ यू वांट टू डिक्लेयर दीज थिंग्स, तो कैन यू वैल्यू सच थिंग्स? नो, यू कैन नॉट वैल्यू, बट इट विल बी एज पर द प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन। तो प्लेंटिफ जो है यहां पे जो अपनी रिलीफ जो है, ही विल बी क्लेमिंग द रिलीफ, तो यहां पे प्लेंटिफ ने जो वैल्यू क्लेम किया है उसको किया जाता है। और यहां पे प्लेंटिफ हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है अपनी, तो वो वैल्यू के ऊपर वो रखता है। वैसे प्रैक्टिकली तो मैंने भी नहीं रीड की है, बट यहाँ पे समवॉट है ना कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को भी देखा जाता है, तो वो वैल्यू करता है अपनी रिलीफ, उस पर वैल्यू करता है, उसमें आता है, ऐसा है। यस, कोर्ट फी पर पे करने के पर्पज से ही विल हैव टू डिसाइड समवॉट वैल्यू, ही विल हैव टू डिसाइड, ही कैन नॉट डिसाइड दैट इट इज अ जीरो वैल्यू, ही विल हैव टू डिसाइड सम ऑफ द अदर वैल्यू। हाँ, डिक्लेयर, यस, मॉनेटरी रिलीफ तो उसमें कुछ नहीं बोला। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे डिक्लेयर आप करवाने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ मोटिव होता है आपका। नाउ दैट मोटिव इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी के मोटिव से रिलेटेड है, तो अगर मान लो वो प्रॉपर्टी के मोटिव से रिलेटेड है कि भाई ये मैं इसको घोषित करवाना चाहता हूं डेड, बिकॉज सो दैट आई कैन रिसीव द प्रॉपर्टी,
अब मान लो सीधी सी बात है, जब डेथ होगा तभी तो लीगल हेयर्स को मिलेगी प्रॉपर्टी, है कि नहीं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अब मान लो लेजिटिमेसी है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिक्लेयर करवाना चाहता है कि आई वांट लेजिटिमेसी, आई वांट द कोर्ट टू डिक्लेयर माई सेल्फ लेजिटिमेसी, व्हाई, बिकॉज सम प्रॉपर्टी। तो वहां पे फिर प्रॉपर्टीज का सूट वैल्यूएशन एक्ट मैंने आपको दिखाया था, तो वहां पे वो सूट वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से वो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो वहां पे उसके हिसाब से वो रिलीफ को क्लेम करते हैं, वैल्यू उसके हिसाब से वो रखते हैं, बेसिकली ऐसा होता है। सो इट इज नॉट सच के एनी वैल्यू दे क्लेम, बट प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि भाई व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट। तो वहां पे बेसिकली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रैक्टिस होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा है। बट सम वॉट कोर्ट फी ही विल हैव टू पे फॉर दैट। तो इसी तरह से चाहे वो डिक्लेरेटरी हो या फिर इंजंक्शन के लिए हो, इंजंक्शन अब कहां से कौन सा है इसका प्रोविजन आपको पता है? इंजंक्शन एसआरए में है प्रोविजन, कौन सी जगह पे है नहीं पता? अच्छा अच्छा, और सीपीसी में कहां पे है प्रोविजन पता है? नहीं, ऑर्डर 39 है सीपीसी में, लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा, और एसआरए के अंदर कौन सी सेक्शन में है? हाँ 36 से आता है 42 तक जाता है, ठीक है। तो ये देखना एक बार, चैप्टर नंबर कौन सा है वो भी पूछा जाता है कभी कभार, तो थोड़ा बहुत सेक्शन नंबर्स इनको भी थोड़ा ध्यान रखो, प्लीज फोकस करो। आई अप्रिशिएट कि आपको अच्छे से याद है, आपका भी अच्छा था, करेक्ट आंसर था सेक्शन 39 वाज द करेक्ट, ओ सॉरी ऑर्डर 39 जो है वो करेक्ट आंसर है, बट ऑर्डर 39 भी है वो पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। कौन सा रूल? 1 से लेके 5 तक है, तो ये भी एक चीज याद रखनी है। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि भाई 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। ये तो ठीक है 36 से 42 है, बट आपको ये भी याद रखना है कि भाई व्हाट इज इंडिविजुअल सेक्शंस आल्सो, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली जो आपका सेक्शन 38 से 42 है वो परमानेंट इंजंक्शन के बारे में है, तो ये भी एक को ध्यान रखना है। हाँ यस, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब उसी तरह से इंजंक्शन, व्हाट इज इंजंक्शन? इंजंक्शन का मतलब ये है कि किसी को स्टे ऑर्डर करने के लिए, या फिर क्या कहते हैं, अच्छा मान लो कि भाई आप चाहते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी थर्ड पर्सन को ना बेची जाए, मान लो इस रीजन से ऊपर भी आप इंजंक्शन क्लेम कर सकते हो कि भाई आई वांट दिस प्रॉपर्टी, दैट दिस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी सोल्ड by the defendant to some third person। मान लो कि इस तरह से आप इंजंक्शन चाहते हो कि भाई ये थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी सेल न की जाए, तो यहां पे भी एक्चुअली में यहां पे क्या होता है, यहां पे भी आंसर यही है कि इट विल बी एज पर द प्लेंटिव्स वैल्यू, ठीक है। बट वो भी जो प्लेंटिव वैल्यू होता है, जिस प्रॉपर्टी के संबंध में वो इंजंक्शन लेना चाहता है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ इंजंक्शन। यू आर रेस्ट्रेनिंग द person to not to sell the property to the third person, so in such cases also you can claim an injunction, but this injunction will also have to be dealt with some property। तो वहां पे वो सूट वैल्यूएशंस एक्ट है वैसे तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी के संबंध में होता है, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी के संबंध में नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है। इंजंक्शंस मान लो कि वो कॉम्पेंसेशन के संदर्भ में फिर हो सकता है वहां पे। अच्छा मान लो कि आपको अगर रिसीव करना है, अभी मैंने वैसे आपकी सीपीसी की टेस्ट ली थी, तो वहां पे अभी मैंने आपको केस भी दिखाया था, एक मैंने आपको पूछा था कि समझो ये नर्सेस है, दिस नर्सेस आर ऑन स्ट्राइक पे है। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि दे वांट, हॉस्पिटल वाले आते हैं कोर्ट में, वो बोलते हैं कि इन नर्सेस को स्ट्राइक करने से रोको, I want to end this strike. The nurses should be restrained from continuing the strike. Why? Because patient जो है, patients की जान खतरे में है, patients life is at risk। सारी की सारी nurses जो है स्ट्राइक पे चली गई है, हॉस्पिटल कोर्ट में जा रहा है, कह रहा है कि यार पेशेंट्स की जान खतरे में है सर जी, इनको स्ट्राइक करने से रोका जाए, तो इंजंक्शन नहीं होगा ये, किसी को आप रोक रहे हो कुछ काम करने से, इट इज कॉल्ड इंजंक्शन। तो ऐसा इंजंक्शन कोर्ट भी दे सकता है। तो इसमें प्लेंटिफ का जो वैल्यूएशन होता है तो वो अपने हिसाब से वैल्यू करता है, तो उस हिसाब से वो वैल्यूएशन करता है। इट इज अल्टीमेटली क्या होगा यहां पे, अल्टीमेटली इट विल बी द प्लेंटिफ्स रिलीफ विच अमाउंट ऑन विच ही इज
सो उस हिसाब से वैल्यूएशन किया जाएगा। जो प्लेंटिफ यहां पे क्लेम कर रहा है उसी हिसाब से वैल्यू गिनी जाएगी, ऐसा है। तो सर्टन थिंग्स जो है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जिसका आप डिक्लेरेशन करवाना चाहते हो, इंजंक्शन लेना चाहते हो, सिमिलरली अकाउंट्स के मामले में या फिर आप ईजमेंट के मामले में, अब अगर आप देखोगे तो ईजमेंट और अकाउंट के मामले में भी द अमाउंट विच इज क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ जो अमाउंट क्लेम कर रहा है, प्लेंटिफ जो रिलीफ क्लेम कर रहा है, वो डिपेंड करेगा। क्लियर सबको, ये ध्यान में रखना। नाउ सपोज अब दूसरी बात इन्होंने ये कह दी है, फॉर पोजेशन ऑफ, अब इन्होंने दो बातें कर दी है, एक लैंड है और एक हाउस और गार्डन है। लैंड, हाउस और गार्डन कौन सा? सेम ही है, उसमें भी सेम प्लेंटिफ वैल्यूएशन ही आएगा। लिखना चाहो तो लिख लो। प्लेंटिफ्स, अगर ईजमेंट की बात हो रही है उसमें भी प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन, अकाउंट्स की बात हो रही है उसमें भी प्लेंटिफ का जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करेगा। सो इट विल बी एज पर द प्लेंटिफ्स वैल्यूएशन। प्लेंटिफ जो अपनी रिलीफ, उसके अमाउंट को जो वैल्यू कर रहा है रिलीफ में, वो यहां पे आएगा। ईजमेंट और अकाउंट्स के मामलों में भी, ईजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, इंजंक्शन हो गया, सभी के अंदर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोजेशन, फॉर द पोजेशन ऑफ द लैंड एंड फॉर द पोजेशन ऑफ द हाउस एंड गार्डन। तो यहां पे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हाउस और गार्डन की जब बात आती है तो उन्होंने ये कह दिया गया कि भाई अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस और गार्डन, मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस और गार्डन। सिंपल, बहुत सिंपल। हाउस और गार्डन के लिए इन्होंने कह दिया कि मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस और गार्डन, उसकी जो प्रॉपर्टी, हाउस की जो प्रॉपर्टी है वो, गार्डन की जो प्रॉपर्टी है वो, बट ये जो है लैंड है, जमीन, ठीक है। अब जमीन जो होती है, हो सकता है वो खेती की जमीन हो सकता है बिना खेती की जमीन हो। जमीन का कब्जा आप चाहते हो, किसका, क्या चाहते हो आप, मुझे ये बताओ। इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप कब्जा चाहते हो, तो कौन सी एक्ट के अंदर आप यहां पे सूट डायल कर सकते हो? पोजेशन ऑफ लैंड या फिर, हाँ, टीपीए एक्चुअली सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें कोई रेमेडियल, हाँ यस, एसआरए के सेक्शन 5 एंड 6 के रिगार्डिंग। एसआरए हो चुका है सबका, तो क्यों आंसर्स नहीं दे रहे? अच्छा, आपका बाकी है, आपका तो आंसर्स नहीं आ रहे कि सर सेक्शन नंबर याद नहीं है। प्लीज, अगर मेरा केस लॉस का क्लास होता है तो एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सेक्शन नंबर्स और अच्छे से याद करके आओ, पढ़ के आओ, तब जाके मजा आएगा केस लॉ को भी समझने का। वो तो जब नेक्स्ट क्लास होगा तब देखा जाएगा वैसे। बट यहां पे एसआरए के अंदर आप 5 और 6 के अंदर, अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आज, लगता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर्स। क्यों ऐसा? क्या एसआरए सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हो चुका है कि नहीं हो चुका आपकी क्लास में? कितने लोग कह रहे हैं हो चुका है तो वाई लिखिए। अच्छा, नहीं हुआ, अच्छा ओके, ठीक है, ओके चलो। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए भी यहां पे आप क्या कर सकते हो, सूट डाल सकते हो और उस लैंड की रिकवरी का आप सूट डाल सकते हो। तो मान लो कि आप उस सूट के लैंड को रिकवर करवाना चाहते हो, उस पे क्या वैल्यू लेगो, तो वहां पे मार्केट वैल्यू होगी या नहीं होगी, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। तो वो चार्ट आपको एक याद रखना पड़ेगा कि क्या वो जो प्रॉपर्टी है वो डिविजिबल है या नॉन डिविजिबल है। एक्चुअली पहले तो वो देखा जाएगा। अब इस लैंड के बारे में एक चार्ट बनाना है और वो चार्ट में नेक्स्ट इसमें आपको स्लाइड में बता रहा हूं। देखो, यहां पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लैंड। दूसरा, यहां पे दो पार्ट कर दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट में यहां पे आप लिखो, ओके, एन एस्टेट पेइंग रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। ओके, नाउ दो पार्ट में है। यहां पे मैं लिखता हूं रेवेन्यू जनरेटिंग। क्या लिख रहा हूं? रेवेन्यू जनरेटिंग। इसके भी दो पार्ट है यहां पे, रेवेन्यू जनरेटिंग के भी। एक तो वो डिविजिबल एस्टेट है, इट इज डिविजिबल एस्टेट एंड इट इज अ नॉट
डिविजिबल एस्टेट, डिविजिबल एस्टेट एंड नॉट डिविजिबल एस्टेट। उसमें भी डिविजिबल एस्टेट जो है उसके दो पार्ट हैं, एक है टेम्पररी और एक है परमानेंट। टेम्पररी में है 5 टाइम्स द रेवेन्यू, इसमें है 10 टाइम्स द रेवेन्यू, और नो रेवेन्यू जनरेटिंग, नो रेवेन्यू, तो उस केस के अंदर नेट प्रॉफिट्स जो है वो देखे जाएंगे 15 टाइम्स नेट प्रॉफिट। और अगर डिविजिबल नहीं है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, और इस केस के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है लॉ को, बट अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन चाहिए तो देखो नाउ सी, अगर आपको लैंड का कब्जा चाहिए, किसका चाहिए, जमीन का कब्जा। पोजीशन का मतलब कब्जा तो सबको पता है। चलो मान लो ये पीएलए की बिल्डिंग है, ये पीएलए की बिल्डिंग का कब्जा चाहिए। क्या पीएलए की बिल्डिंग जो है यहां पे ये लैंड रेवेन्यू पे करती है? सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, रेवेन्यू पे करने का मतलब है क्या म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं? तो सबसे पहले अगर मान लो कि किसी को ये पीएलए की बिल्डिंग का कब्जा चाहिए, इसका नाम है विराट भवन। क्या विराट भवन जो है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि रेवेन्यू जनरेटिंग है या नहीं है। अगर रेवेन्यू जनरेटिंग का मतलब है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं, सरकार की रेवेन्यू जनरेटिंग, आपकी खुद की नहीं, ऐसा नहीं कि खुद की, सरकार की रेवेन्यू जनरेटिंग। सरकार की रेवेन्यू जनरेटिंग का मतलब है म्युनिसिपल टैक्सेस। कभी पता है आप लोगों के घर के अंदर जो म्युनिसिपल टैक्स का बिल आता है तो वो क्या होता है, आप लोग फिर जाते हो लाइन में खड़े रह के फिर वहां पे वो पे कर देते हो, वो क्या है, म्युनिसिपल टैक्सेस है। वही सरकार की रेवेन्यू है, इट इज अ रेवेन्यू इनकम फॉर द गवर्नमेंट, तो वही है रेवेन्यू जनरेटिंग। तो हमने ये तो डिसाइड कर दिया कि सर ये पीएलए की बिल्डिंग है, ये रेवेन्यू है। अब ये डिसाइड करो कि क्या ये डिविजिबल एस्टेट है या नॉट डिविजिबल एस्टेट है। डिविजिबल एस्टेट का मतलब ये है कि क्या इसके फ्लोरिंग का डिवीजन किया गया है। तो यस, ये जो विराट भवन है यहां पे डिविजिबल एस्टेट है आपका। एक आप चाहते हो कि भाई इसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और जो सो एंड सो थर्ड फ्लोर तक है यहां पे वैसे ग्राउंड फ्लोर, तो दिस इज अ डिविजिबल एस्टेट। अगर मान लो ऐसा कोई यूनिट का कब्जा चाहते हो जिसका कोई डिविजिबल ही नहीं कर सकता, मान लो इसके बगल में जो ऑफिस है, अब वो बगल का ऑफिस का डिविजिबल हो सकता है? कैन दैट ऑफिस बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? नो। ये जो बाजू में है 4 कुर्सियां रख सकते हैं, खाली 4 कुर्सी और एक टेबल आ सकता है, आधा आधा नहीं कर सकते। सो इट इज अ नॉट डिविजिबल एस्टेट। अगर ऐसा कोई नॉट डिविजिबल एस्टेट है तो उस केस में मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड देखा जाएगा। तो जो मार्केट वैल्यू लैंड की है वो वहां पे देखी जाती है। बट अगर वो एस्टेट डिविजिबल है तो वहां पे, अगर वो जो एस्टेट आपका डिविजिबल है तो क्या वो टेम्पररी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या परमानेंटली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो देखा जाएगा। आपके इसमें भी लिखा गया है द रेवेन्यू इज सेटल्ड बट नॉट परमानेंट। वहां पे रेवेन्यू जो है आपका सेटल तो है पर वो टेम्पररी नेचर का सेटलमेंट है, और एक जगह पे परमानेंट रेवेन्यू आपका सेटलमेंट है, मतलब हर बार आप सेम टू सेम रेवेन्यू आप पे कर रहे हो। सो द रेवेन्यू अमाउंट इज सेटल्ड परमानेंटली, एंड द रेवेन्यू अमाउंट जो है यहां पे, ये अमाउंट म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट जो है टेम्पररी सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। तो अगर परमानेंट सेटलमेंट का है तो उस केस के अंदर 10 टाइम्स द रेवेन्यू देखा जाएगा, बट अगर टेम्पररी सेटलमेंट है उस रेवेन्यू का तो 5 टाइम्स द रेवेन्यू देखा जाएगा। मतलब मान लो कि अगर आपके म्युनिसिपल टैक्सेस जो आप पे कर रहे हो, सालाना म्युनिसिपल, वैसे साल में वैसे कितना 7,000 तक का आता है, ठीक है, 7,000 तक का वैसे तो ऑन, वो तो जमीन की साइज के ऊपर होता है। वैसे तो मैं आपको कहूं जो आपके म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, इट इज डिसाइडेड अपॉन द साइज, कि कितनी जमीन की साइज है। मान लो कि एक कोई 7,000 एक इमेजिनरी फिगर मैंने ले लिया कि भाई इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है साल का, उसको उतना पे करना आता है।
तो उसका 5 टाइम्स द रेवेन्यू। तो भाई 7,000 इंटू 5 कितना, 35,000। तो 35,000 यहां पे फिर उसका वैल्यूएशन होगा। अगर वो परमानेंटली सेटल्ड है, मतलब अच्छा ये जो अमाउंट है ये परमानेंटली सेटल्ड है। अगर समझो टेम्पररी सेटलमेंट है तो लास्ट बिल देखा जाएगा। कौन सा बिल देखा जाएगा? लास्ट बिल देखा जाएगा, जो लास्ट इसके पहले का जो बिल था वो देखा जाएगा। तो वैसा है। तो अगर वो अमाउंट है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई आपका कुछ टाइम 5,000 आया, 6,000 आया, 7,000, तो लास्ट बिल जो आता है वो आपका देखा जाएगा। और इसमें भी परमानेंटली सेटल है तो वो 10 टाइम्स द रेवेन्यू आता है। तो ये चीजें आती है आजकल। दूसरा, अब यहां पे वो जो जमीन है उस पर कोई रेवेन्यू ही नहीं पे करना, कभी कभार स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, किसी को पता है कि भाई ये जो आप रेवेन्यू जो जनरेट कर रहे हो, कौन से कानून के अंदर लिखा गया है कि सरकार को अथॉरिटी मिलती है आपके रेवेन्यू, आपका ये म्युनिसिपल टैक्स वसूल करना? मैंने एक बार डिस्कस भी करवाया था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एक आता है, वैसे आपका देखना एक बार, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट होगा वैसे, दिल्ली का अंदर है तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है। वैसे ही अगर हर एक स्टेट जो है, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, वैसे मैंने छत्तीसगढ़ का एक आपको मैंने पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ का कौन सा एक्ट पढ़ाया था मैंने आपको? हाँ, रेंट कंट्रोल एक्ट में भी आप देखा था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर आपको मैंने बताया था क्या आता है। एक बार मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस जो है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था म्युनिसिपल एरिया के बारे में, अगर आपको याद हो तो। म्युनिसिपल एरिया से बारे में आपको मैंने बताया था, अर्बन एरियाज के बारे में आपको, रूरल एरिया सारा डिस्कस किया था हमने उसमें भी। कि भूल गए छत्तीसगढ़ रेंट रेवेन्यू एक्ट, सर भूल गए, वापस पढ़ा दो हैं। अच्छा, तो ये एक थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई किस एक्ट के अंदर आपको रेवेन्यू वसूल किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। वैसे मैंने वहां पे एक वर्ड आया था डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, तो हर एक स्टेट का एक अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके अंदर वो वसूला जाता है। अगर गुजरात है तो गुजरात के अंदर गुजरात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है तो वहां पे है। ओके, तो ये तो सबको पता चल गया। एमसीक्यूज में ये पूछते हैं 5 टाइम्स 10 टाइम्स, ये इस हिसाब से पूछते हैं। अगर मान लो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, मान लो क्यों म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं पे करने, वहां पे एग्जेम्प्ट है, उस प्रॉपर्टी को म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने से एग्जेम्प्ट है, तो उस केसेस के अंदर नेट प्रॉफिट, वो जो जमीन है वो नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है? मान लो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है, और ये जो नेट प्रॉफिट होगा आपका, इट वुड बी एज पर द ईयरली नेट प्रॉफिट्स होंगे, एनुअल नेट प्रॉफिट्स होंगे। नेक्स्ट, बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, हाँ 15 टाइम्स द नेट प्रॉफिट्स, बट ये ईयरली बेसिस पे होगा। ठीक है, मान लो ये जो जमीन है, समझो यहां पे खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करके इन्होंने जो यहाँ पे अनाज उगाया, अनाज उगाने का फिर जो फायदा उठाया, जो प्रॉफिट कमाया, उसको बेचने के बाद नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब है कि उसको उसमें से अपने खुद के जो एक्सपेंडिचर थे वो माइनस कर दिए। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिलता है उसका 15 गुना, मल्टीप्लाई बाय 15, तो मल्टीप्लाई बाय 15 द नेट प्रॉफिट देखा जाएगा। ऐसा है, तो समझ में आ रहा है? तो वो जमीन का कब्जा अगर आप चाहते हो तो उस हिसाब से होगा। क्लियर? नहीं, इसमें किसमें सी वाला है ये? एक्चुअली सेंट्रल एक्ट है। ओके, सच लैंड इज नॉट असेस्ड एज, ये कौन सी एक्ट है? छत्तीसगढ़ नहीं है। एक सेकंड देख लेते हैं।
फॉर मनी, फॉर मेंटेनेंस, फॉर इंजंक्शन अकाउंट्स, पोजेशन ऑफ दिस। अब इसमें तो 25 टाइम्स दिखा रहा 20 नहीं, एक्चुअली आप देखो, अब एक्चुअली ये क्या है, ये ओके अब नाउ इसमें भी अलग अलग एक्ट है। ओके एक मैंने सेंट्रल एक्ट देखा था, हाँ अब फाइनल हो चुका है कौन सी एक्ट को देखना है, क्योंकि ये एक्ट मैंने इसलिए खरीदा था। अब अलग अलग पब्लिकेशन का एक्ट देखोगे, ये क्या है, सेंट्रल एक्ट है, अमेंडमेंट्स आते हैं, बट छत्तीसगढ़ में क्या लागू में हो रहा है वो हमको देखना है ना। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लो एक बार, 15 की जगह क्या कर लो, 25 कर लो। छत्तीसगढ़ के अंदर ये लागू होता है, बाकी अलग अलग स्टेट में वहां पे वो लागू होता होगा, पर छत्तीसगढ़ के अंदर यहां पे 25 टाइम्स है। ठीक है, ऐसा है। नहीं नहीं, यहां पे 25 टाइम्स है, देखो। सच लैंड इज नॉट एसेस टू लैंड रेवेन्यू 20 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स। अरे यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि नहीं। 20 टाइम्स, 20 टाइम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू वर्कड आउट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर एकड़। तो यहां पे जो 20 टाइम्स है, अच्छा वो नेट प्रॉफिट हटा दिया गया है यहां पे। एक बार मैं फिर से करेक्शन चाहता हूं, आप सबसे माफी चाहता हूं। 20 टाइम्स of the land revenue worked out at the rate of 5 rupees per acre, 5 rupees पर एकड़। तो 5 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 टाइम्स को गिना जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 1976 के अंदर अमेंडमेंट आया था, और 1976 के अमेंडमेंट से आया था। अब इसमें एक बार करेक्शंस कर लेते हैं, एक बार आया है तो चलो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था इसको। ओके अच्छा, मैं एक्चुअली सेंट्रल एक्ट के हिसाब से देख रहा था। द सच लैंड इज, हाँ इसमें 20 टाइम्स लिखा है, हाँ तो 20 करेक्ट है। ओके 20 है, और इसमें भी 20 है। अच्छा आप 20 कर दिया है, चलो अच्छा है, फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 20 टाइम्स आप कर दीजिएगा। सर 20 ही करेक्ट है, यस 20 ही करेक्ट है। एक बार एक्चुअली आई वॉज रीडिंग द सेंट्रल डायरेक्ट, मेरे पास जो डायरेक्ट है एक्चुअली सेंट्रल पे है, देखो दिस इज, बट स्टेट अमेंडमेंट भी कर सकता है, तो स्टेट अपने ने अमेंडमेंट किया है तो हमें, हाँ स्टेट वाला है, यस सेंट्रल वाले में अलग लिखा गया है और ये स्टेट वाला है। तो आपके पास ये भी एक याद रखना कि भाई यहाँ पे जब आप एक्ट लेने जा रहे हो, जिस स्टेट के हिसाब से अपेयर हो रहे हो उस स्टेट का अमेंडमेंट भी आपको देखना चाहिए। तो वो मेरे से मिस हो चुका है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा चार्ट हम नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली मैं प्रिपेयर करके लाऊंगा, बट आज के लिए अब आप ये देख लो कि भाई आपका बेसिकली एमसीक्यू इतना ही पूछा जाता है कि भाई कितना टाइम्स है। अच्छा है, T20 वर्ल्ड कप याद रखो, 20 टाइम्स अटेम्प्ट कर लो वहां पे। चलो ओके, इट इज गुड कि आप लोग ये पॉइंट आउट करवा रहे हो। ओके एंड नाउ दूसरा, अब यहाँ पे ये क्या याद रखना है, ओके इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ द लैंड रेवेन्यू। वैसे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ये बताना था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके अच्छा, अब अगर जो सूट है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मान लो कि आप चाहते हो कि आप सूट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो। मान लो कि ये जो जमीन है, ये जमीन का आपने क्या किया, अग्रीमेंट टू सेल, आपने एक अग्रीमेंट करवाया और इस जमीन को बेचने का अग्रीमेंट टू सेल करवाया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट टू सेल एंड सेल, इसमें भी याद रखना।
यानी कि अभी तो आप खाली अग्री कर रहे हो कि फ्यूचर में आप इस प्रॉपर्टी को बेचोगे, ठीक है, तो एक्चुअली सम टोकन अमाउंट हैज टू बी पेड, और फिर वहां पे अग्रीमेंट टू सेल करते हो कि भाई इन फ्यूचर यू विल हैंड मी ओवर द पोजेशन एंड देन इन फ्यूचर आई विल पे यू द पेमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो एक हाथ से दे एक हाथ से ले, ये वाला सीन होगा फ्यूचर में, पर अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं, बट सेल तो फ्यूचर में होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट, मेंस के आंसर राइटिंग में काफी पूछा जाता है, ये डिफरेंस बहुत प्रचलित है। अच्छा, हाँ, सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इसके डिफरेंस को पूछा जाता है। दूसरी बात, तो मान लो कि भाई ये जो बायर है और ये सेलर है, मान लो बायर क्या बोलता है, मना कर देता है, अग्रीमेंट तो साइन कर देता है बट फ्यूचर में क्या कर देता है, मना कर देता है सेल करने से, वो किसी और को बेचने की कोशिश करता है। और यहां पे सेलर है, सेलर राजी है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। ओ सॉरी, ओके, सेलर यहां पे राजी नहीं है, बायर यहां पे राजी है, करेक्ट आंसर। तो इस केस के अंदर ये सूट फॉर क्या डाल सकता है, बायर विल बी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दैट आप इनको यहां पे एक क्या कहते हैं, जो हमने अग्रीमेंट किया था उस अग्रीमेंट का जो यहां पे एग्रीमेंट है उसके बेसिस के ऊपर आप इसका पोजेशन चाहते हो, इसका जो क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहते हो कि भाई नाउ यू वांट दैट पर्सन टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू यू सो दैट सच अमाउंट कैन बी, आप यहां पे कोर्ट में अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो। समझो मान लो कि भाई अगर ये संपत्ति थी 2 लाख की, उसमें से 1 लाख आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, बाकी का 1 लाख आपने कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिया और बोल दिया सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डलवा दिया कि मैं चाहता हूं कि ये जो 1 लाख रुपया है इसको दिया जाए सेलर को और वो जो प्रॉपर्टी है मुझे मिली जाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तौर पे। तो ये आप सूट डाल रहे हो, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, हाउ विल दिस वैल्यू? यस, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, यहां पे अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन को देखा जाता है। क्या देखा जाएगा, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ये अमाउंट को देखा जाएगा, इस अमाउंट के ऊपर देखा जाता है अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख थी ना, तो यहां पे कितना आएगा अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, 2 लाख रुपीज, सो सच विल बी द अमाउंट, क्लियर। दूसरा, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज, मान लो कि अगर ये जो है अग्रीमेंट टू सेल की जगह, मान लो अग्रीमेंट टू सेल की जगह मॉर्गेज डीड है, मॉर्गेज डीड है, तो उस केस में भी क्या होता है, तो उस मॉर्गेज डीड में जो आप अमाउंट अग्री करवाना चाहते हो, अग्रीड टू बी सिक्योर्ड, तो जितना आप एज ए सिक्योरिटी उससे अग्रीड करना चाहते हो, सिक्योर्ड अमाउंट अग्रीड टू बी सिक्योर्ड, और मतलब इन शॉर्ट जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी वही प्रॉपर्टी की अमाउंट उसकी सिक्योरिटी होगी, ऐसा है। तो मान लो उस प्रॉपर्टी के हिस्से में आपने लिया था लोन, उसका लोन था समझो 2 लाख रुपए का लोन लिया आपने, और प्रॉपर्टी वैसे आप 4 लाख की प्रॉपर्टी दोगे तब जाके वो 2 लाख का लोन देते हैं मॉर्गेज में, ऐसा होता है। तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहां पे इसको देखा जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी क्या है, आपने सिक्योरिटी क्या रखी है, 4 लाख की है ना, लोन जो उसने आपको दी एक्चुअली में उसने आपको 2 लाख की लोन दी, आपने 4 लाख रुपए की जमीन दी, जमीन के बदले आपने लोन ले ली बैंक से, तो वो बैंक से आपने लोन लिया 2 लाख रुपए की, पर आपने उसको जमीन कितने की दी, सिक्योरिटी कितने की दी, 4 लाख की। तो ये जो मॉर्गेज का केस होगा यहां पे कितना होगा, 4 लाख देखा जाएगा, उसकी वैल्यू के हिसाब से फिर आपको सूट गिना जाएगा, ये है। दूसरा, अगर मान लो ये जो, अच्छा मॉर्गेज जो है कौन से सेक्शन में आता है, अब ये भी बता दो, है 56 में है, नहीं गलत, नहीं 58 है ना, हाँ 58 है, एक बार देख लेना 58 है, ओके। नाउ अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट किस कौन से सेक्शन में आता है एसआरए के, 9 डिफेंसेस है, 10 से आता है, 10 में 10 ये कहता है 11, 2, 14 और 16 को देखो, तो ये एक बार देखना। हाँ, तो अब यहां पे एक चीज को याद रखना है, अब दूसरे एक पेज पे आ जाते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर अ लीज डीड।
तो कभी कभार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लीज का भी होता है, कभी कभार जो जमीन होती है उसकी लीज के बारे में। लीज का मतलब होता है यहाँ पे लैंडलॉर्ड होता है और यहाँ पे टेनेंट होते हैं, तो वो लीज के हिसाब से होता है, राइट, एक लीज एग्रीमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द फाइन और प्रीमियम एंड ऑफ द एनी रेंट अग्रीड टू बी पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द टर्म। तो वहां पे लीज का जो अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहते हो, ये थोड़ा सा एक बार स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का देख लो क्या है। अगर लीज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो, इसमें टेनेंट और लैंडलॉर्ड नहीं होता, सॉरी माय मिस्टेक है, लीज के अंदर लेसर और लेसी होता है, सॉरी, वन पार्टी इज लेसर, अनदर पार्टी इज लेसी, ठीक है, लैंडलॉर्ड टेनेंट का अलग से आएगा। सो वैसे सिमिलर है वैसे, बट लीज के अंदर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप करवाना चाहते हो तो इसका जो रेंट होता है, जो रेंट का आप मान लो इसका रेंट आता है, उसका ईयरली रेंट, ईयरली रेंट है, उसकी वैल्यू के हिसाब से होगा आपका। तो जो आपका ईयरली रेंट है अग्रीड टू बी पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द टर्म, तो मान लो ईयरली रेंट, मान लो सालाना रेंट आपने डिसाइड किया है 2 लाख रुपया, तो यहां पे 2 लाख रुपया आपको यहां पे पे करना पड़े। 2 लाख के ऊपर आपको ईयरली रेंट है, तो ईयरली रेंट अगर आपका 2 लाख रुपया है तो उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस की वैल्यू पे करनी चाहिए। तो ये बात याद रखना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। पर अगर आपको एमसीक्यू में आता है लैंडलॉर्ड टेनेंट लिखा हुआ था, ये याद रखना कौन से वर्ड आ रहे हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट के जो डिस्प्यूट्स है, मान लो हमने रेंट एग्रीमेंट, हमने रेंट कंट्रोल एक्ट भी देखा था, उसके अंदर हमने सारा का सारा डिस्कस किया था कि भाई लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो होते हैं कौन से डिस्प्यूट्स में अराइज होते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में अराइज होते हैं तो वहां पे लैंडलॉर्ड टेनेंट के रिगार्डिंग भी सेम यही है कि ईयरली रेंट, जो ईयरली रेंट है इस केस में भी यही देखा जाता है, ईयरली रेंट। बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अलग से इन्होंने मेंशन किया है और लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट्स का अलग से मेंशन किया है, ये थोड़ा बात याद रखना। वैसे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेसर लेसी और लैंडलॉर्ड टेनेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लैंडलॉर्ड टेनेंट और लेसर लेसी के अंदर कोई डिफरेंस है, देयर इज बेसिकली नो डिफरेंस इन दिस। हाँ, ऐसा कोई नहीं, लमसम और इसका भी कोई डिफरेंस नहीं है वैसे, बट यहां पे रेंट और प्रीमियम में डिफरेंस होता है वो, बट लेसर लेसी और लैंडलॉर्ड टेनेंट के अंदर कोई डिफरेंस है नहीं। इसीलिए कानून ने इन्होंने ये भी लिखा है कि ये भी क्या है, ईयरली रेंट है और ये भी ईयरली रेंट है। बट आपको ये एमसीक्यू में ये याद रखना है कि ईयरली रेंट के ऊपर देना है आपको वैल्यू। ओके, अब आपका सेक्शन, अभी कितना टाइम है हमारे पास, कितने देर के लिए था, हाँ 6:30, 5 मिनट है, चलो अच्छा। अब यहां पे एक और सेक्शन को हम डील कर देते हैं, तो आपका सेक्शन 7 हुआ खत्म। अब आपका आते हैं सेक्शन 8 के ऊपर, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता, बट सेक्शन 8 पे आते हैं। फी ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपेंसेशन, कंपेंसेशन, ओके, अपील रिलेटिंग टू कंपेंसेशन। अच्छा, अब मान लो कॉम्पेंसेशन 2 तरह के होते हैं, एक आता है आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके अंदर भी कॉम्पेंसेशन होता है। दूसरा आता है आपके टॉर्ट के अंदर भी कॉम्पेंसेशन आता है। तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अंदर टॉर्ट का मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था, कॉम्पेंसेशन याद हो तो, है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर मान लो कि मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए, डैमेजेस चाहिए, मैंने आपको पूछा था कौन से लॉ में आता है, तो कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है तो क्या था वो, अमाउंट क्लेम्ड आया था, ये हमने देखा था, क्लियर। उसकी जो वैल्यूएशन आप कर रहे हो कॉम्पेंसेशन की, डैमेजेस की, वो अमाउंट देखी जाएगी।
पर सेक्शन 8 अलग से कॉम्पेंसेशन के बारे में क्यों कहता है? क्योंकि सेक्शन 8 जो कॉम्पेंसेशन के बारे में कहता है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के कानून के बारे में कहता है। ये एक ऐसा कानून है, मान लो कि आज यहां पे हाईवे बनने जा रहा है। अच्छा चलो, मेट्रो का काम चल रहा है, आपने देखा होगा मेट्रो का काम चल रहा है बहुत अच्छे से जोरों शोरों में। मान लो एक एक्स्ट्रा मेट्रो स्टेशन बनाना है और वहां से मेट्रो लाइन तैयार करनी है, मेट्रो स्टेशन, तो कहीं ना कहीं तो जमीन तो लेनी पड़ेगी ना उसके लिए, कुछ प्रॉपर्टी और जमीन अगर आपको जरूरत है, मान लो, तो सरकार को आपकी जमीन चाहिए, ठीक है, कि भाई ये जमीन के ऊपर हम यहाँ पे स्टेशन बनाएंगे और ये जमीन के ऊपर से फिर हमारा लाइन जाएगा, ठीक है। सरकार ने ये कह दिया, प्लान तो सरकार ने बना दिया, पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती है, अब प्लानिंग के बाद कब्जा लेना है, ठीक है, तो यानी पोजेशन लेना है यानी, ठीक है। तो यहां पे ये लोग क्या करेंगे, आपकी वो जो जमीन है वो ले लेंगे और आपको क्या देंगे बदले में? कॉम्पेंसेशन। यहां पे कानून, इस कानून के अंतर्गत ये लिखा गया है, जो ओनर होता है ना, ओनर, उसकी कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती यहां पे ये जमीन हड़पने में। ये कानून के अंतर्गत लिखा गया है कि अगर कोई मेट्रो प्रोजेक्ट है और कोई प्रोजेक्ट है, वो अगर आपको चाहिए तो ओनर की कंसेंट नहीं होती, सीधा सीधा उसको कब्जा जो है कॉम्पेंसेशन रिसीव करना है, कब्जा देना है, खत्म। ही हैज टू डू दिस। मान लो कि अगर वो जो कॉम्पेंसेशन जो सरकार उसको दे रही है, सरकार उसको दे रही है 5 लाख का मुआवजा, 5 लाख का कॉम्पेंसेशन दे रही है, वो बोलता है मुझे 5 लाख नहीं, मुझे 8 लाख का कॉम्पेंसेशन चाहिए। सरकार ने उसको क्या ऑफर किया? 5 लाख का। ये बंदा क्या चाहता है? मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए बट 8 लाख का कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो उस केस के अंदर आप यहां पे 8 लाख का, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आया, यहां पे जो डिफरेंस आया 3 लाख रुपीस का, वो जो डिफरेंस आया दैट विल बी द वैल्यूएशन एंड दैट वैल्यूएशन विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यूएशन अपॉन विच द कोर्ट फी विल हैव टू बी कैलकुलेटेड। तो इस हिसाब से यहां पे लिखा गया है आपके। एक बार ऑनलाइन स्टेप्स में एक बार देख लेते हैं क्या कमेंट्स लिखे गए हैं। सेक्शन 8, 10 लाख की मार्केट वैल्यू है, 8 लाख दे दिए हैं, तो बचे हुए 2 लाख पर काउंट होगी फी। यस, करेक्ट आंसर। अगर 8 लाख है, 8 लाख की मार्केट वैल्यू है, 10 लाख की मार्केट वैल्यू है, 8 लाख दे दिए हैं, तो बचे हुए 2 लाख पे कोर्ट फी होगी। सिमिलरली वही है, मान लो कि सरकार आपको दे रही है 5 लाख रुपए, आप क्लेम कर रहे हो 8 लाख का कॉम्पेंसेशन, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है उसकी, सरकार ने कम कॉम्पेंसेशन पे किया है, तो जितना ज्यादा आप कॉम्पेंसेशन एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हो वो आप वहां पे क्लेम कर सकते हो। यहां पे डिसाइड किया जाता है, वैसे सूट फाइल किया जाता है, अपील फाइल की जाती है, वैसे सिविल सूट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग भी, तो सिविल कोर्ट यहां पे फिर डिसाइड करती है कि भाई इतने कॉम्पेंसेशन और ये सब होते हैं, ऐसा है। बट यहां पे अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे रिट पिटिशंस भी फाइल होती है आपके, अगर आर्टिकल 226, 227 के अंदर भी रिट पिटिशंस फाइल होती है इसके रिगार्डिंग कि भाई इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन है, तो वहां पे वो कॉम्पेंसेशन देते हैं। बीच में अभी मेरा एक केस भी था, उसमें प्रैक्टिकली ऐसा था कि भाई सरकार ने जो जमीन की वैल्यू डिसाइड, अब एक्चुअली जो जमीन की स्पेस होती है वो पर हेक्टर और वो सब, वो स्पेस वो डिसाइड करते रहते हैं उसके हिसाब से। और अगर क्या कहते हैं, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगर अर्बन लैंड है तो इतनी वैल्यू होगी, अगर रूरल लैंड है तो उतनी वैल्यू होगी, उन्होंने ऐसा भी डिसाइड किया था। तो वो लोग यहाँ पे जो डिस्प्यूट था, वो तो वैल्यूएशन तो उन्होंने डिसाइडेड था ही, इट वाज नॉट द डिस्प्यूट बिटवीन द वैल्यू, द डिस्प्यूट वाज कि भाई क्योंकि अर्बन लैंड पे वो लोग ज्यादा दे रहे थे, रूरल लैंड पे वो लोग कम दे रहे थे कॉम्पेंसेशन। तो हाँ, तो वहां पे हमारा डिस्प्यूट ये था कि हमारी जो जमीन है वो अर्बन में आती है, तो वो हमने क्लेम किया था, तो उसने हमने जितना अमाउंट फिर वहां पे क्लेम किया था, तो जो डिफरेंस था वो हम क्लेम कर रहे थे। नहीं, रिट पिटिशन फाइल की थी, हाँ 226 में रिट पिटिशन थी, ऐसा था। तो जो वो हमारी अमाउंट है, आप समझे फैक्ट्स ऑफ द केस क्या कह रहे थे वहां पे, तो वो है। अच्छा, कॉम्पेंसेशन जो है टॉर्ट में भी होता है और इसमें भी होता है। अच्छा, मोटर एक्ट अगर आपको पता हो तो क्या है, एमवी एक्ट है, एमवी एक्ट के अंदर भी आपको कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। मान लो अभी आप रिक्शा में जा रहे हो, ठीक है, रिक्शा में आप चले गए और क्या कहते हैं भाई आपको इंजरी हो गई, सामने वाली और कोई दूसरी रिक्शा ने आई और दोनों रिक्शा की टक्कर हो गई
और क्या कहते हैं उसमें किसी की डेथ भी हो सकती है और किसी को इंजरी भी हो सकती है। तो सामने वाली रिक्शा जो है ऑपोजिट पार्टी जो एकदम रेकलेसली और नेग्लिजेंसली चला रही थी, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर वो लोग कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते। तो आई मीन उसके अगेंस्ट, उसके इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। अगर आपको पता हो तो व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी आप ही थे थर्ड पार्टी। अगर आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी और वो जो जिसने एक्सीडेंट किया है वो दोनों मिलके लायबल होंगे आपको, तो आप वहां पे भी कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। हाँ हाँ, वहां पे भी कॉम्पेंसेशन आपका सीसीटीवी में फिर दिखाया तो जाएगा, पंचनामा बनता है। हम्म। अच्छा, नंबर नहीं था क्लियर, अच्छा हाँ। अच्छा, एफआईआर काट तो नहीं सकते। हिट एंड ओ अच्छा, अब इस केस के अंदर क्या हो सकता है देखिए, सबसे पहले तो कॉम्पेंसेशन पता लगाने के लिए यू शुड नो कि हु इज द एक्चुअल पर्सन हु हैज क्लेम्ड, फिर उसकी इंश्योरेंस कंपनी कौन है, वो सब वैसे पुलिस पंचनामा इसमें बनाती है। बट अब पुलिस पंचनामा ही नहीं बना रहे और कुछ बता ही नहीं रहे कि भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ, सीसीटीवी में क्या दिखा रहा है, विटनेसेस क्या बोल रहे हैं। हाँ, प्रोटेस्ट पिटीशन, पिटीशन, अच्छा, प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, हाँ, अब इसमें क्या है कि आपके पास रेमेडी है। नाउ समझो, अब आपका जो स्टेज है, इट इज एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, सपोज दो चीजों, इन्वेस्टिगेशन को एंड, जब इन्वेस्टिगेशन एंड होती है तो दो रिपोर्ट बनती है, एक तो चार्जशीट बनता है, उन्होंने क्या बनाया है, क्लोजर रिपोर्ट। अच्छा, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट बना दिया, पूरा मैटर क्लोज कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन जब एंड होती है तो आपने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब भी क्लोजर रिपोर्ट होता है तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द पुलिस। सबसे पहले तो ये याद रखो, दिस मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ चार्जशीट और क्लोजर शीट। मैजिस्ट्रेट को अब कॉग्निजेंस लेने की बारी आई। क्या लेने की बारी आई, कॉग्निजेंस लेने की बारी आई। अब ये जो मैजिस्ट्रेट साहब है ये कॉग्निजेंस लेंगे। अगर मान लो ये क्लोजर रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो सबसे पहले जो मतलब ये सपोज कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, in short the magistrate is not taking the cognizance of the offense because the police has filed a closure report and the magistrate is of the view that the closure report is the correct report. He will have to firstly send a notice. Magistrate को क्या करना पड़ेगा, नोटिस सेंड करना पड़ेगा। किसको, इंफॉर्मेंट को। किसको नोटिस सेंड करना है, इंफॉर्मेंट को। अब इंफॉर्मेंट क्या कर सकता है, उसमें एक प्रोटेस्ट पिटीशन डाले, जैसे ही वो नोटिस उसको मिलती है तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं, प्रोटेस्ट पिटीशन जो होता है वैसे सीआरपीसी में वर्ड यूज नहीं किया गया, नहीं नोटिस का सेक्शन नहीं है वैसे, आप देखोगे तो ये भी जजमेंट्स के थ्रू आया है। इट इज अ जजमेंट व्हिच इज सेइंग दैट द मैजिस्ट्रेट हैज टू मैंडेटरीली सेंड द नोटिस टू द इंफॉर्मेंट इन केस ही इज एक्सेप्टिंग द क्लोजर रिपोर्ट। देयर इज अ जजमेंट विद रिगार्ड टू दैट। हाँ, पुलिस भी नोटिस सेंड करती है, पर पुलिस सेंड करती है, दैट इज सेंड बाय पुलिस। वो 173 में भी आप देखोगे कि वहां पे लिखा गया होगा द नोटिस विल हैव टू बी सेंड बाय द पुलिस टू द इन्फॉर्मेंट, ऐसा लिखा गया है, यस। बट यहां पे मैजिस्ट्रेट की अब कॉग्निजेंस लेने की बारी आती है, तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं और आप चाहते हो कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले, तो अब उसमें फिर ये प्रोटेस्ट पिटीशन होगा, 200 की पिटीशन उसको गिनी जाती है उसको, तो नाउ कंप्लेंट, यस। तो उसको ही प्रोटेस्ट पिटीशन को 200 की तरह वो मैजिस्ट्रेट डील कर सकता है। अब मैजिस्ट्रेट चाहे तो आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन को डिसमिस कर दे, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले। तो एक्सेप्ट करेगा तो 200 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और अगर डिसमिस कर रहा है तो 203 के अंदर वो डिसमिस कर रहा है। प्रोटेस्ट पिटीशन इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ अ कंप्लेंट ओनली, ऐसा है।
और ये जो मैं बात बता रहा हूं ये जजमेंट के थ्रू आई है, एक जजमेंट के थ्रू आई है। आप देखोगे जजमेंट्स भी आपको मिलेंगे। वैसे लाइव लॉ में भी आप लिखोगे तो मैजिस्ट्रेट मस्ट सेंड द नोटिस बिफोर एक्सेप्टिंग क्लोजर रिपोर्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी आपका लेक्चर कोर्ट फीस का तो हम एंड कर रहे हैं। बाकी और कोई डाउट्स है आपके तो पूछो, कोर्ट फीस के रिगार्डिंग एक बार डाउट्स पूछने दो तो वो हम देख लेते हैं। एनी डाउट्स इन रिगार्ड टू कोर्ट फीस? निधि, वैशाली तो शायद चले ही गए, चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर?